Hello everyone, how are you? I hope you all are doing good and will be studying properly at homes and sincerely doing your homeworks. So I am here again with another video of class 8, and this is the second part of the video. And in this video we will be studying the second chapter of geography of class 8, and the chapter name is Natural Resources, Land, Soil and Water. In the previous video we have studied about the natural resource land and how it forms, what its important is, and how we can conserve the land in order to make the maximum use of the land. So इस वीडियो में जो है हम लोग आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स वो है सॉइल, उसके बारे में, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस विच वी अपलोड ऑन दिस चैनल। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से ये बता देना चाहता हूँ कि आपको इस चैप्टर का PDF मिलेगा, जिससे आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो मिट्टी होती है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स मानी जाती है। इट इज द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस का टॉप लेयर होता है हमारा, जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते भी हैं। सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेयर एंड टियर ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल एंड मैन-मेड फोर्सेज, ठीक है। तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा वेयर एंड टियर ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स जब नेचुरल फोर्सेस कारण लाइक विंड हो गया, वाटर रनिंग वाटर हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, जब आइस पिघलती है तो सॉइल जो है जब रॉक्स टूटते हैं, ठीक है, रॉक्स जब टूटते हैं नेचुरल फोर्स के कारण लाइक रनिंग वाटर जब टकराते हैं आपस में तब टूटते हैं, ठीक है, विंड्स के कारण घर्षण से टूटते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो है जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो टूट के जो है पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग मिट्टी कहते हैं, ठीक है। The formation of soil is related to parent rock material। जब soil का फॉर्मेशन होता है तो उससे क्या क्या चीजें रिलेटेड होती है देखते हैं। वो है हमारा पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी कि उसके आसपास का जो पत्थर है, मिट्टी है, वो कैसा है। रिलीफ यानी कि वो वहाँ की जमीनें कैसी हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस की। क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, क्लियर। और नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ पे खेती जो है किस तरह से की जाती है, किस तरह से नहीं की जाती है। एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि एनिमल एक्टिविटीज, एनिमल जब चलते हैं, ठीक है, तो जब वो दौड़ते हैं तब भी जो है क्या होता है, रॉक्स टूटते हैं तो फॉर्मेशन होता है उसका भी। और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि हम जानते हैं माइनिंग हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें जो रिलेटेड है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड है, यानी कि सॉइल के बनने से रिलेटेड ये सब चीजें मानी जाती हैं। अब है फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, यानी कि जब सॉइल बनता है तो उसका प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, यानी कि करीब 1000 साल लग जाते हैं एक पत्थर को टूटकर पूरा मिट्टी में कन्वर्ट होने में, ठीक। थिकनेस ऑफ सॉइल इज सेल्डम मोर देन 1 to 3 मीटर्स, और जो सॉइल का जो लेयर होता है वो वही होता है लगभग 1 से लेकर 3 मीटर तक उसका सॉइल का थिकनेस, यानी कि उसकी मोटाई जो है वो करीब 1 से लेकर 3 मीटर तक होती है। सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस, यानी कि सॉइल जो होता है वो स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर जो है एक नेचुरल कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। द क्वालिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो क्वालिटी होती है सॉइल की वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब बदलती रहती है। अलग अलग जगह पे जो है सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि जैसे अलुवियल सॉइल होता है वो तुम्हारा पाया जाता है कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स में। डेजर्ट सॉइल तुम्हारे पाए जाते हैं तुम्हारे मध्य प्रदेश इसमें राजस्थान में। माउंटेनियस सॉइल जो है वो तुम्हारे पाए जाते हैं तुम्हारे माउंटेनियस रीजन्स में। तो अलग अलग जो है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग क्वालिटी की सॉइल पाई
जाती है। सॉइल ऑल्सो डिफर्स इन कलर, टेक्सचर एंड फर्टिलिटी। और सॉइल की जो सॉइल जो है वो कलर के हिसाब से भी अलग अलग होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है अपने पिछले क्लासेस में, मतलब जैसे 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा है कि जो है सॉइल की जो कलर्स होता है वो अलग अलग होता है, जैसे ब्राउन कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया। क्लियर? तो अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग कलर की सॉइल्स पाई जाती हैं। टेक्सचर यानी कि टेक्सचर कहने का मतलब है कि इनकी शेप, साइज, ठीक है, वो अलग अलग देखी जाती है अलग अलग जगहों पे। और फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ जो होती है सॉइल की, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की देखी जाती है। क्लियर? The factors responsible for the formation of soil are as follows। अब क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए वो हमने देखा था। पैरेंट रॉक मटेरियल, उसके आसपास के कैसे पत्थर है, रिलीफ फीचर्स हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया, प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स हो गया, एंड टाइम हो गया, यानी टाइम के हिसाब से जो है सॉइल का अलग अलग तरह का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि क्या क्या फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, आइए हम देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर्स जो है वो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और राइट नाउ वी आर मूविंग टू द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो पैरेंट रॉक मटेरियल, पैरेंट रॉक मटेरियल कहने का मतलब है कि आसपास के मिट्टी या पत्थर कैसे है वहां पे। Underlying rocks which contain minerals and make up the bulk of the soil are called parent rock। यानी underlying rocks कहने का मतलब है कि आसपास बगल के rocks या उसके नीचे के rocks जो हैं वो कैसे हैं और वो मिनरल्स कंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्ट, ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं एक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि एक बच्चा जो है अगर खराब बच्चों के ग्रुप में रहता है तो वहाँ पे जो बच्चा है ज्यादा चांसेस होते हैं कि खराब हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर अच्छे ग्रुप में रहेगा तो अच्छा बनता है। उसी वही चीजें जो है वहाँ सॉइल फॉर्मेशन में अप्लाई होती हैं। अगर वहाँ आसपास के जो पत्थर, वहाँ आसपास के एक पर्टिकुलर जगह के अगर आसपास के अगल बगल की मिट्टी अगर अच्छे होते हैं, ठीक है, वहाँ मिनरल कंटेंट अच्छा होता है, तो वहाँ के जो बाकी सॉइल होते हैं वो भी एक अच्छे मिनरल्स कंटेंट्स में फॉर्मेशन होते हैं। वही अगर वहाँ की मिट्टी खराब हो या फिर उसमें मिनरल्स कम हो तो जाहिर सी बात है कि जो पर्टिकुलर जगह का जो मिट्टी है वहाँ पे बाकी मिट्टी में जो है मिनरल्स ढंग का नहीं हो पाएगा। तो ये होता है हमारा पैरेंट रॉक मटेरियल, यानी कि जो आसपास के मिट्टी जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं। पैरेंट रॉक इन्फ्लुएंसेस द कलर, यानी कि जो आसपास के जो पत्थर होते हैं या मिट्टी होती है तो वो जो है मिट्टी के कलर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि उसके कलर को चेंज कर देते हैं। टेक्सचर यानी कि शेप एंड साइज को जो है उसके चेंज कर देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं सॉइल के। और मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। परमेबिलिटी कहने का मतलब है कि वहाँ पे कितना पानी जो है वो सोखता है। ठीक है, परमेबिलिटी कहने का मतलब है कितना पानी वो मिट्टी सोखता है। जैसे अगर बात की जाए क्या बोलते हैं चिकनी मिट्टी की, तो पानी बहुत ज्यादा, उसमें पानी कंटेंट बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर बात की जाए हमारे डेजर्ट वाले सॉइल की, तो वहां पे पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत जल्दी सोखता है वो। ठीक है, बट तो अलग अलग जगहों पे जो है कलर जो परमेबिलिटी होती है वाटर की मिट्टियों में वो अलग अलग देखी जाती है। उसी तरह मिनरल कंटेंट, अगर आसपास के पत्थरों में मिनरल्स ज्यादा होंगे तो वहाँ के सारे पत्थर जो मिट्टी होंगे वो बहुत ज्यादा मिनरल उसमें होंगे। अगर मिनरल्स आसपास के मिट्टी में पत्थर में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसके वहाँ की मिट्टी में ज्यादा मिनरल्स नहीं होंगे। तो ये होता है हमारा पैरेंट रॉक मटेरियल की पैरेंट रॉक, यानी कि आसपास की जो उसके मिट्टी पत्थर है वो कैसे हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी। दूसरा रिलीफ कहने का मतलब है कि वहाँ की जमीन कैसी है, स्लोप वाले है या फ्लैट है। क्लियर? तो देखो जहाँ पे स्लोप वाले जो स्लोप वाले इलाके होते हैं, जैसे माउंटेनियस रेंज की बात की जाए, तो द एलिवेशन एंड नेचर ऑफ स्लोप इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ड्रेनेज ऑफ द वाटर। यानी कि अगर स्लोप ज्यादा होगा तो मिट्टी स्लोप ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वाटर वहां से जल्दी निकल जाएगा और वहां वेदरिंग बहुत ज्यादा होगी। वहीं अगर बात की जाए वेदरिंग मतलब मिट्टी ज्यादा इधर से उधर फैलेगी। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए फ्लैट लैंड की, तो वहां पे जो है क्योंकि ढलान नहीं है तो मिट्टी और पानी जो है एक जगह ही रहेंगे।
पानी और मिट्टी जो है एक जगह ही रहेंगे। तो फ्लैट लैंड पे, अगर फ्लैट लैंड की बात की जाए, प्लेन इलाके की बात की जाए, तो वहां पे जो थिकनेस होती है सॉइल की वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रीजन्स विच आर माउंटेनियस और स्लोपी, ढलान वाले। तो ढलान वाले में क्या होता है कि पानी, मान लो मैंने ऊपर पानी डाला तो सारा पानी नीचे चला जाएगा, साथ साथ जो है जो टॉप लेयर जो मिट्टी है ऊपर की वो सारी नीचे ढल जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें प्लेन्स की, तो अगर पानी डालते हैं तो प्लेन्स में पानी एक ही जगह रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो वहां पे ज्यादा वेदरिंग भी कम होती है और पानी के कंटेंट भी वहां फ्लैट लैंड में बहुत ज्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू द स्लोपी लैंड, ढलान वाले लैंड में। क्लियर? क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशंस कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह पे बारिश कितनी होती है, ठीक है, गर्मी कितनी होती है वहां पे ठंड कितनी पड़ती है। तो ये सब चीजें भी जो है बहुत ज्यादा डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस करती है सॉइल के फॉर्मेशन में। जहाँ पे मान लो बारिश बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि वेदरिंग बहुत ज्यादा होगी। वेदरिंग करने का मतलब है कि मिट्टी जो है बहुत ज्यादा इधर उधर फैलेगी, पानी के कारण जो है एक मिट्टी यहाँ से वहां चली जाएगी, इधर से उधर चली जाएगी, इधर से उधर चली जाएगी। क्लियर? तो ज्यादा बारिश वाले इलाकों में जो है वहाँ, और मिट्टी वहां की जो है काफी ज्यादा फर्टाइल भी होती है जहाँ बारिश ज्यादा होता है। साथ साथ अगर देखा है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी होगी वहां पे बहुत ज्यादा क्या हार्ड होगी और पानी की कंटेंट जो है उस मिट्टी में बहुत कम होगी। वही अगर ठंड वाले इलाके होते हैं, ठंड वाले में जो मिट्टी की कंडीशन अलग हो जाती है। क्लियर? वहां पे ज्यादा हम लोग क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में। क्लियर? वही अगर प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स को देखें, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू कन्वर्ट योर सॉइल इनटू अ मैच्योर सॉइल। यानी कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में। जो यंग सॉइल्स होते हैं, जो नए सॉइल्स होते हैं, उनको मैच्योर करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। ठीक है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स हो गए, जो डेड एनिमल्स हो गए, वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस कहने का मतलब है कि उसमें खाद प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो लोग। Dead plants provide humus to the soil। ठीक है, humus gives a dark brown color to the soil। और जो जब humus यानी कि जो humus कहने का मतलब है कि खाद टाइप का, तो खाद एक बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। साथ साथ जो ह्यूमस है वो क्या करता है कि सॉइल को जो है काफी ज्यादा डार्क ब्राउन कर देता है, तो कलर जो है वो उसकी चेंज कर रहा है। क्लियर? तो आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या क्या जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल है हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में। आइए आगे देखते हैं। और सो नाउ वी आर लुकिंग एट द सॉइल प्रोफाइल। So a vertical section of the soil from the surface of the parent rock, from surface to the पैरेंट रॉक इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। यानी कि सॉइल प्रोफाइल कहने का मतलब है जब हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं एक मिट्टी का, तो जहाँ पर ये मिट्टी है, ये यहाँ की मिट्टी है, ठीक है, यहाँ से लेकर सबसे बेस तक जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होंगे, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे होंगे, ठीक है, इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन ये थोड़े से और छोटे छोटे पत्थर होंगे, और यहाँ पे जो है ये टॉप लेयर सॉइल का वो पूरा का पूरा एक सॉइल होगा। क्लियर? तो जब पूरा टॉप लेयर सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर जब हम लोग पूरे पैरेंट रॉक मटेरियल तक का जब सेक्शन देखते हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन गिव राइज टू वेल मार्क्ड हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द सॉइल प्रोफाइल। और सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, तो जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग पार्ट्स में, सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं होराइजन्स। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन गिव राइज टू वेल मार्क्ड हॉरिजॉन्टल लेयर्स। यानी कि जब फॉर्मेशन होता है सॉइल का, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, और दीज हॉरिजॉन्टल लेयर्स आर कॉल्ड सॉइल होरिजन्स। यानी कि और जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनते हैं सॉइल का, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल होरिजन्स। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, these are marked ABCD from the uppermost layer of the soil to the parent rock below। और जो horizons बनते हैं उसको जो है हम लोग मार्क करते हैं ABCD on the basis from
अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल टू द पैरेंट रॉक मटेरियल, यानी कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है जब अलग अलग होराइजन्स में डिवाइड होता है तो हम लोग उसको ABCD मार्क करते हैं, क्लियर, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉइल होराइजन्स। तो उसमें सबसे पहला है होराइजन ए यानी कि टॉप सॉइल, ठीक है। होराइजन ए इज द अपर मोस्ट लेयर, इट कंटेन्स सॉल्युबल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो अपर मोस्ट लेयर जो हम लोग सॉइल का देखते हैं सबसे ऊपर वाला लेयर, ठीक है, उसी को हम लोग होराइजन ए कहते हैं। इट कंटेन्स सॉल्युबल मिनरल्स, उसमें काफी ज्यादा सॉल्युबल मिनरल्स मिले होते हैं, जैसे पानी का कारण हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं उसमें, और ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ऑर्गेनिक डेड प्लांट्स और एनिमल जो है वो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल में ही मिलते हैं। तो जो प्लांट्स मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, उन सबका जो डिकेड चीजें हैं, जो सड़ी हुई चीजें हैं, वो कहाँ मिलती है, वो सबसे अपर मोस्ट सॉइल लेयर में ही मिलती हैं। These are needed for the growth of the plant, और ये जो चीजें और ये जो डिकेड प्लांट्स हैं, एनिमल जो मर के जो उसमें सड़ गल जाती हैं, जब मिट्टी में मिल जाती हैं, तो वो चीजें जो है वो काफी ज्यादा मदद करती हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, क्लियर। ये हमारा होराइजन ए। नेक्स्ट हमारा होराइजन बी जाके जो कि है सब सॉइल, यानी कि उसके अपर मोस्ट के नीचे वाला लेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक लेयर है, ठीक है, ये मान लो ये हमारे अलग अलग होराइजन्स है, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। तो जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है इसको बोलते हैं हम लोग होराइजन ए, जिसमें डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, जो कि ग्रोथ प्लांट के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसी तरह हमारा होराइजन बी है, यानी कि उसके नीचे वाला लेयर, ये वाला लेयर, ये होता है हमारा होराइजन बी, जिसको हम बोलते हैं सब सॉइल। द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इन विच सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर फाउंड, और इस जो लेयर है हमारा सब सॉइल का, इसमें जो है सैंड यानी कि बालू वाली जो मिट्टी होती है वो, सिल्ट और क्ले जो है ज्यादातर पाई जाती है। क्ले मतलब चिकनी वाली जो मिट्टी होती है वो पाई जाती है। इज फाउंड इन होराइजन बी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सब सॉइल, और इसको सब सॉइल भी कहा जाता है होराइजन बी को। दिस लेयर हैज मोर मिनरल कंटेंट देन होराइजन ए, और मिनरल कंटेंट जो होता है इसमें सब सॉइल में, ये एज कम्पेयर टू होराइजन ए बहुत ज्यादा होता है। बट हैज अ वेरी लिमिटेड ऑर्गेनिक मैटर, बट इसमें ऑर्गेनिक मैटर कहने का मतलब है कि जो डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो इस सब सॉइल में जो है बहुत कम पाई जाती हैं, बट मिनरल कंटेंट जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्लियर। तो आई होप ये दोनों क्लियर हो गया। आई डिटेल में होराइजन सी एंड होराइजन डी। ऑलराइट, सो नाउ वी विल लुक इनटू द होराइजन सी एंड होराइजन डी। होराइजन सी हैज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, द ट्रू सॉइल डेवलप्स फ्रॉम दिस रॉक मटेरियल्स, यानी होराइजन सी जो होता है तो थर्ड लेयर होता है, थर्ड होराइजन होता है हमारे सॉइल का, और ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स इसमें पाए, यानी कि छोटे छोटे पत्थर जो है इसमें पाए जाते हैं। दिस ट्रू सॉइल, द ट्रू सॉइल डेवलप्स फ्रॉम दिस रॉक मटेरियल्स, और इन्हीं रॉक मटेरियल से जो है जो सॉइल होता है वो बनता है। These rocks are not affected by any biological process, और कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया जैसे डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए जैसे कि बारिश हो गया, बारिश हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, उनके उस चीज का इफेक्ट जो है इन सारे ये जो होराइजन सी वाले पत्थर जो रॉक्स हैं उन पे कोई असर इस पे नहीं पड़ता है। अब होराइजन डी यानी कि पैरेंट रॉक, यानी सबसे नीचे वाला लेयर जो होता है, होराइजन डी हैज ब्रोकन सॉलिड रॉक मटेरियल्स लाइंग बिलो द होराइजन सी, और होराइजन डी जो होता है इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है वो पाए जाते हैं जो कि सॉलिड और अनब्रोकन रॉक्स होते हैं, और ये होराइजन सी के नीचे जो है ये जो होराइजन डी है ये पाया जाता है, क्लियर। अब देखते हैं सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि सॉइल रिसोर्सेज करने का मतलब है किस तरह के और कितने टाइप के जो सॉइल्स हैं इंडिया में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे ये रॉक सॉइल जो है पाए जाते हैं। तो पहला इसमें हमारा अलूवियल सॉइल, ठीक है, इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया, यानी कि जो सॉइल है अलूवियल सॉइल ये पूरा का पूरा इंडिया में ज्यादातर फैला हुआ है। इट इज फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड इन द फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास ऑफ मेजर रिवर्स, और ये जो अलूवियल सॉइल है ये तुम्हारा पाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स पे और
जो रिवर्स डेल्टा बनाते हैं बड़े बड़े समुद्रों में जब मिलने से पहले, तो यहाँ पे जो है हमारे अलुवियल सॉइल का फॉर्म पाया जाता है। जैसे कि जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, बंगाल में, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है अलुवियल सॉइल पाया जाता है। और नॉर्दर्न इंडिया कहने का मतलब है हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया और बंगाल हो गया, इन सारे एरियाज में जो है काफी ज्यादा अलुवियल सॉइल पाया जाता है। और अलुवियल सॉइल जो है ये एग्रीकल्चरिंग, ये इतना फर्टाइल होता है, इतना उपजाऊ होता है कि इसको बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरिंग के लिए यानी कि खेती करने के लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, जो ये सॉइल होता है ये हमारा बनता है कैसे कि जब जो बड़े बड़े जो रिवर्स हैं जब हिमालय से गुजरते हैं तो अपने साथ साथ वो छोटे पत्थर जो लेकर आते हैं, और जब पत्थर जब टूटने लग जाते हैं तो वो अलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसको जो पत्थर जो छोटे लेके आते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। जो हिमालयन रिवर से निकलते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है, जो गोल गोल पत्थर होते हैं, देखा होगा नदियों के साइड में, ठीक है, वो होते हैं हमारे सेडिमेंट्स। और जब वो टूटते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा तो वो अलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल और एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं अलुवियल सॉइल। नेक्स्ट हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। यानी कि ब्लैक सॉइल कब बनता है? जब जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, जब लावा वाले जो रॉक्स जब आके जम जाते हैं जमीनों पे, ठीक है, जब उसका वेदरिंग होता है, जब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण जैसे बारिश, टेम्परेचर या ह्यूमन फैक्टर्स के कारण जब वो टूटते हैं तब वो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन लेते हैं, जिसको जो है ब्लैक लावा सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये वोल्केनिक रॉक से बनते हैं। इट इज मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटेरियल एंड कैन होल्ड मॉइस्चर। और जो ब्लैक सॉइल होता है वो थोड़ा चिकनी मिट्टी जैसा होता है और जिसमें वो मॉइस्चर कहने का मतलब है कि उसमें वाटर का कंटेंट जो है बहुत ज्यादा होता है। यानी चिकनी मिट्टी देखा तुमने कि वो हमेशा गीला रहता है, तो वही होता है तुम्हारा ब्लैक सॉइल, वैसा ही होता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज मोस्ट suited for the growth of cotton and sugarcane cultivation। और जो ब्लैक सॉइल है जिनकी ज्यादातर तुम्हारा जो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ रीजन हो गया, ठीक है, वहां पे जो है ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। और ब्लैक सॉइल जो है कॉटन और शुगरकेन की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर? तो आई होप ये दोनों आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि और भी कितने टाइप के सॉइल होते हैं, जैसे कि रेड सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, माउंटेनियस सॉइल हो गया, डेजर्ट सॉइल हो गया। क्लियर? आइए देखते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कितने होराइजन्स होते हैं हमारे सॉइल के, ABCD। ए होता है जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है सॉइल का, बी होता है जो थोड़ा नीचे, जिसको सब सॉइल भी कहते हैं, सी होता है जिसमें छोटे छोटे पत्थर अवेलेबल होते हैं और वो जो है उसी पत्थर से जो है ट्रू सॉइल का यानी कि असली सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और जो होराइजन डी होता है वो हमारा सबसे सॉलिड रॉक मटेरियल, सबसे नीचे वाला लेयर माना जाता है सॉइल का। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो होंगे। आप अपने PDF से भी जरूर पढ़िएगा एक बार, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं हम बाकी टाइप के सॉइल। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज रेड सॉइल। ओल्ड इग्नियस रॉक्स वेदर टू फॉर्म रेड सॉइल। यानी कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे प्योर मिट्टी होती है, जो सबसे प्योर लेयर होता है रॉक्स का, जब वो वेदर होते हैं, जब वो बारिश के कारण, हवाओं के कारण, ठीक है, जब वो टूटने लग जाते हैं, तब वो जो है रेड सॉइल का फॉर्मेशन लेते हैं। द रेड सॉइल इज फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया। यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में जो है, जो पठारी इलाके हैं हमारे इंडिया के, वहां पे जो है रेड सॉइल पाया जाता है। द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट। और ये जो रेड सॉइल होता है, इसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें जो है आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन जो मिनरल होता है बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है। दिस सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर इस सॉइल को तो फर्टाइल बनाना है, उपजाऊपन बनाना है, इसमें लाना है, तो इसमें हम लोग मैन्योर खाद और केमिकल फर्टिलाइजर्स को डालकर जो है इसको हम लोग फर्टाइल कर सकते हैं खेती के लिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन हेवी रेन्स वॉश अवे द फर्टाइल अपर पार्ट ऑफ द सॉइल। यानी कि जो फर्टाइल अपर पार्ट होता है सॉइल का, किसी भी सॉइल का, जब वो वॉश अवे हो जाता है भारी बारिश के कारण, तब वो जो है एक जगह इकट्ठा होकर जो है वो लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। Therefore it is less fertile। और ये काफी ज्यादा फर्टाइल बहुत कम होता है। ये जो मिट्टी होती है रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये जो फर्टाइल है, जो उपजाऊपन है, बहुत कम देखी जाती है। इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ये जो वेस्टर्न घाट्स हमारे इंडिया का,
ये वाला रीजन, ये जो रीजन है हमारा वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे जो है ये हमारा रेड सॉइल पाया, लेटराइट सॉइल पाया जाता है। ठीक है, सच सॉइल कैन ओनली सपोर्ट पेस्ट्यूर्स एंड श्रब्स, और ये ऐसे सॉइल में जो है सिर्फ वहाँ पे घासें और झाड़ियाँ और घासें जो देखी जाती हैं, जो कि एनिमल्स को चराने में काम आता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज मेनली फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स कवर्ड विद फॉरेस्ट, यानी कि माउंटेनियस सॉइल वो सॉइल होते हैं जो सिर्फ हिल स्लोप्स पे यानी कि थोड़े ऊंचे वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जो कि फॉरेस्ट से कवर्ड रहता है, वहां पे जब जंगलें होती है उससे कवर्ड रहती हैं। दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो सॉइल है जब ऑर्गेनिक मैटर जब इस पे डिपोजिट होते हैं, ठीक है, तब जो है, और ये बहुत ज्यादा ह्यूमस यानी कि डिकेड मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है इस सॉइल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इट इज सुटेबल फॉर टी, कॉफी एंड स्पाइस कल्टीवेशन, और ये जो हमारा माउंटेन सॉइल है यहाँ पे ज्यादातर कॉफी, टी और स्पाइस का कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे कि हमारा टी और कॉफी अगर बात की जाए तो केरला में देख लो, ठीक है, कर्नाटका में देख लो, और हमारा आसाम में देख लो, जिसमें टी का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। तो वो जो होता है वो वहाँ पे माउंटेनियस सॉइल पाया जाता है। और स्पाइस कल्टीवेशन जो केरला में होता है, वहाँ केरला में बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स है जो कि फॉरेस्ट से कवर्ड है, और वो जो सॉइल होते हैं वहाँ के बहुत ज्यादा ह्यूमस होते हैं, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा उसमें देखा जाता है, इसलिए वहाँ पे स्पाइस के मसालों का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है उसमें। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट हमारा डेजर्ट सॉइल, यानी कि रेगिस्तान वाले सॉइल। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन हॉट एंड सेमी एरिड रीजन्स, यानी कि जो डेजर्ट सॉइल है हमारा वो ज्यादातर गर्म और सेमी एरिड कहने का मतलब है कि थोड़ा जहाँ पे थोड़ा सूखा हो और जहाँ पे थोड़ी हल्की बारिश भी होती हो, वो होता है हमारा सेमी एरिड। एरिड मतलब बंजर जमीन, ठीक है, एरिड मतलब बंजर। तो ऐसे रीजन बहुत ज्यादा हमारा पाया जाता है डेजर्ट सॉइल, जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इट हैज अ थिक लेयर ऑफ सैंड, और जो डेजर्ट सॉइल होता है हमारा इसमें लेयर बना होता है किसी का, बालू वाली जो मिट्टी होती है, जो बालू होता है उसका बहुत ज्यादा इसमें लेयर पाया जाता है। उसकी काफी मोटी लेयर होती है। जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट है उसमें देख लो तुम लोग, उसमें जो है बालू वाली मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, बालू बहुत ज्यादा होता है। दिस सॉइल लैक्स ह्यूमस कंटेंट्स, और इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी नहीं होते। एंड हैज अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट कंटेंट, और इसमें सॉल्ट जो नमक जो है ऐसे मिट्टी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो हमारा रन ऑफ कच्छ हो गया, जो हमारा थार डेजर्ट हो गया, इन सारे ये जो डेजर्ट्स है हमारे राजस्थान में, ठीक है, वो हमारे डेजर्ट सॉइल का एक रूप है। क्लियर। जो जिसमें बालू बहुत ज्यादा देखा जाता है, और इसमें ये जो है इन सॉइल में जो है सॉल्ट की कमी ज्यादा होती है, और इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि ह्यूमस होता है वो बहुत कम देखा जाता है। क्लियर। तो आई होप आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स का जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन एंड हाउ टू कंजर्व सॉइल। ऑलराइट, सो नाउ we will look into the next topics, that is soil erosion and soil conservation. So soil erosion means removal of the top layer of the soil, यानी कि जब जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, अगर जब वो हटना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो सॉइल इरोजन होना शुरू हो गया है। The removal of top layer of the soil is called soil erosion. The soil loses its fertility due to erosion, यानी कि जब सॉइल का अपर मोस्ट लेयर जब हटना शुरू हो जाता है हाई स्पीड विंड्स के कारण, बारिश के कारण, ठीक है, तब उसको बोलते हैं कि सॉइल इरोजन होना शुरू हो गया है। और जब सॉइल इरोजन होता है तो जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, तो और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए। तो पहला है हमारा फिजिकल फैक्टर। इट इंक्लूड्स स्लोप ऑफ द लैंड, इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल एंड द वेलोसिटी ऑफ द विंड। स्लोप ऑफ द लैंड कहने का मतलब है कि जब जो ढलान वाले इलाके होते हैं वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब बारिश का पानी आता है उसमें तो वो पानी जो है नीचे बह जाता है, और वो पानी जब बहता है तो मिट्टी के साथ साथ जो है वो अपने साथ साथ मिट्टी को भी लेकर चले जाता है। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, यानी कि जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे जो सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो ज्यादा बारिश के कारण, ज्यादा पानी के कारण क्या होता है, सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो धीरे धीरे इधर उधर जाना शुरू
शुरू हो जाता है। और वेलोसिटी ऑफ द विंड यानी कि जो स्पीड होती है विंड की, जब विंड की स्पीड ज्यादा होती है तो तुमने देखा होगा धूल मिट्टी उड़ती है। इसका मतलब क्या होता है कि इधर का सॉइल उधर जा रहा है, उधर का सॉइल इधर जा रहा है, तो जो अपर मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, टॉप मोस्ट लेयर, वो धीरे धीरे इधर उधर फैलना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। कल्चरल फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटना। जब पेड़ कटना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो खाली हो जाती है और धीरे धीरे जो है वो अलग अलग फैक्टर्स के कारण इधर उधर मिट्टी जाना शुरू हो जाता है। जब पेड़ लगी रहती है तो क्या होता है कि मिट्टी जो है पेड़ की जड़ों में बंधी रहती है और मिट्टी जल्दी जो है वो इधर उधर नहीं होती बारिश के कारण या फिर विंड के कारण। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड करने का मतलब है कि लैंड को जरूरत से ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे खेती हो गया, जैसे एग्रीकल्चरिंग हो गया। अगर एक ही जमीन को हम लोग बार बार जो है उस पर खेती करेंगे बिना खाद बिना फर्टिलाइजर डाले हुए, तो क्या होता है कि जो मिट्टी का टॉप लेयर होता है सॉइल का वो खराब हो जाता है और फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। उसी तरह ओवरग्रेजिंग करने का मतलब है कि जो जानवर है अगर वो घास जो है सारा खा जाते हैं तो क्या होता है कि जो मिट्टी है वो सिर्फ अकेली रह जाती है, अकेली रह जाती है और जब विंड्स और जब बारिश होती है तो जो मिट्टी है वो इधर उधर बहनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाता है। क्लियर? आइए फिर देखते हैं हम सॉइल कंजर्वेशन यानी कि सॉइल को जो है कैसे बचाकर रख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टेड फॉर सॉइल कंजर्वेशन आर बेस्ड ऑन लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि जो डिफरेंट फैक्टर्स जो मेथड्स अपनाए जाते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए वो लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एफॉरेस्टेशन का कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे रहेंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो है बंदी रहेगी और वो उसका इरोजन जो है वो नहीं होगा। Rows of trees should be planted at a short distance in the fields to provide shelter belts यानी कि जो पेड़ जब लगाते हैं तो वो एक साथ एक रो में लगाएं और पास लगाएं ताकि जो मिट्टी है वो पेड़ों की जड़ों में बंधी रहे और उसको जो है शेल्टर एक मिलता रहे। दूसरा है ओवरग्रेजिंग करने का मतलब है कि जो जानवर जो ज्यादा ग्रेज करते हैं लैंड्स को, ठीक है, वो चेक होना चाहिए हमेशा। यानी कि ऐसा ना हो कि एक ही जमीन पे जो है जानवर बार बार डेली जो है वहां पे ग्रेजिंग कर रहे हैं और वहां का जो घास है वो खत्म हो रही है, तो घास खत्म होने जाहिर सी बात है जो मिट्टी है वो अकेला रह जाएगा और जब बारिश होगी या फिर तेज हवाएं चलेंगी तो मिट्टी का इरोजन होना ही लाजमी है। ठीक है, तो ये सब जो है ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग ना हो। ठीक है, एफोरेस्टेशन किया जाए और जो फॉडर है जो छोटे छोटे घास है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो बड़े बड़े घासों में बड़े बड़े झाड़ियों में कन्वर्ट हो जाए ताकि मिट्टी जो है वो बंदी रहे जड़ों में पेड़ों के और वहां का इरोजन ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे क्या क्या और फैक्टर्स हैं जिससे हम लोग सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। और भी तरीके हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग सॉइल इरोजन को सॉइल कंजर्वेशन को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी चेंज्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग हमारे जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग जो करते हैं उसको चेंज करके जो है नए मेथड्स को अपनाना पड़ेगा एग्रीकल्चरिंग का, ताकि हम लोग जो है सॉइल को कंजर्व करके रख सकें। जैसे कि हमारा पहला रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम प्लांट ईच ईयर यानी कि क्रॉप का रोटेशन होना चाहिए कि यही नहीं कि एक ही क्रॉप को जो है एक ही जमीन पे बार बार उगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है अलग अलग क्रॉप्स का जो है अलग अलग क्रॉप्स को हर एक साल अलग अलग उगाना चाहिए एक ही जमीन पे, ताकि जो है जो क्रॉप्स जो सॉइल जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। टेरेस एंड काउंटर प्लागिंग, इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक्स अराउंड द काउंटर्स ऑन द हिल स्लोप्स यानी कि कहने का मतलब है कि जो ये हमारा मान लो हिल है, ठीक है, हिल है, तो उसको जो है हम लोग ऐसे 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 इस तरह के जो काउंटर्स बना देंगे ताकि और यहाँ पे जो है हम लोग खेती कर सकते हैं, ताकि जो है जो मिट्टी है वो बंदी रहे और मिट्टी जो है स्लो बहना जब बारिश या पानी हो तो। इट इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड अराउंड द काउंटर्स यानी कि ये काउंटर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है खेती करनी चाहिए इन ऑर्डर टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर विच अदरवाइज कैन वॉश अवे द सॉइल। और इससे क्या होता है कि वाटर का जो है वो फ्लो जो है हमेशा बना रहता है, और जिससे क्या होता है कि अगर वाटर का फ्लो नहीं बना होगा तो क्या होगा कि जो सॉइल होगा वो अगर तेजी से पानी जाएगा तो क्या होगा कि वो जो है वो बहता चला जाएगा पानी अपने सॉइल को लेते हुए। तो इन सब चीज यहाँ पे जो ऐसे क्रॉप्स ऐसे काउंटर्स पे क्रॉप्स को उगाना चाहिए ताकि जो है सॉइल जो है बंधा रहे और पानी का फ्लो भी जो है नॉर्मल रहे।
कवर क्रॉप्स कहने का मतलब है कि जब क्रॉप्स उगा रहे हैं तो वहाँ पे क्रॉप्स जो है एक ही साथ ही एक ही लाइन में उगा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया, ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉप उगाया, फिर बीच में जगह छोड़ दिया, फिर यहाँ पे एक क्रॉप उगाया, फिर जगह छोड़ दिया, फिर यहाँ पे एक क्रॉप उगाया, जगह छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके जो है हमें क्रॉप्स उगाना चाहिए, ताकि जो है पानी जो है वो बहना, और मिट्टी जब पानी नहीं बहेगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी जो है बंदी रहेगी, जिससे जो है सॉइल का इरोजन नहीं होगा। तो इससे जो है हम लोग इस तरह से जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि जो पानी हम डालते हैं वो एक ही एरिया में पूरा पानी ना भर दें, ठीक है, ताकि वो बह के इधर उधर चला जाए सब सॉइल को लेते हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाटर का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, तो चारों तरफ पानी डालो ताकि मिट्टी जो है वो वहीं पे जब मिट्टी जब कंजर्व कर ले वाटर को तो वो वहीं पे रहे। नेक्स्ट हमारा चेक डैम्स मतलब कहने का मतलब है कि चेक डैम्स अगर हम लोग करते हैं, यानी कि डैम्स को जो है इस तरह से ऑपरेट करना है ताकि वहाँ पे फ्लड ना हो। अगर फ्लड आ गया तो जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी है वो मिट्टी बह जाएगी उसके साथ साथ, जिसके कारण सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है हमें अपनाना चाहिए सॉइल को कंजर्व करने के लिए। क्लियर? तो आई होप कि जो मैंने टॉपिक सभी पढ़ाया है सॉइल रिसोर्सेज का वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप अपने पीडीएफ से जो है जरूर रिवाइज कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो पूरा देखिए। जब भी वीडियोस देखें आप तो अपना नाम और क्लास जरूर डालें, ताकि हम लोग को जो है जब हम चेक करें वीडियोस को तो हमें पता चल जाए कि इससे कि आपने वीडियो देखा है। और जो होमवर्क्स आपको मिल रहे हैं वो सिंसियरली आपको जो उसको फेयर कीजिएगा। जो हमारी संस्था है वो जो है हम लोग जो है हर सैटरडे को जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ताकि हम लोग को पता चल सके कि जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, और जो टेस्ट हो रहा है वो हमने इस तरीके से अपनाया है, उसका सिस्टमैटिक तरीका अपनाया है कि बच्चों को भी दिक्कत ना हो और हमें भी जो है उसको चेक करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो रेडी रहिएगा कि सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट भी हो सकता है, और होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। और जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, उसको प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा कि हाँ हमने शुरू कर लिया है और खत्म कर लिया है। वीडियोस को स्किप करके ना देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई टेस्ट में दिक्कत ना हो। और कोशिश कीजिएगा कि जो टेस्ट हो रहा है आपका वो सिंसियरली आप टेस्ट दें, ताकि आपके जो क्लासेज हैं आपको ऐसा फील ना हो कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उसका रेगुलर टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक। अपने फेयर कॉपी को जो है कोशिश कीजिएगा कि आप उसको पूरा करें, और बुक्स कोशिश कीजिएगा लेने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से कोई दिक्कत ना हो पीडीएफ डाउनलोड करने में, और बुक से ही जो आप आसानी से पढ़ लें, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ इस पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और बाकी का जो हमारा वाटर रिसोर्स है वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और हाँ, वीडियो जब भी देखिएगा तो प्लीज अपना नाम डालना मत भूलिएगा और क्लास डालना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड subscribe our channel and please do not forget to press the bell icon so that you can get the latest notifications of our videos. So thank you for watching the video. Thank you so much.